तो स्टूडेंट, हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे थे। सौर मंडल और उसके ग्रह, तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है थोड़ा सा उसका रिवाइज करते हैं। तो सौर मंडल क्या होता है? सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सब को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और एक ग्रह और था जिसको नौवें ग्रह की संज्ञा दी जाती थी। नवा ग्रह था, संज्ञा नहीं दी जाती, मतलब नवा ग्रह था, जिसका नाम था प्लूटो या यम। तो उसका ग्रह का दर्जा समाप्त हो गया। कब? 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की मीटिंग में। और अब उसको बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो ये वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया था, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। और इन्हीं को हमने आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा था। और ये ठोस होते हैं। बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, और इनको हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इनमें गैस का आवरण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। इनका घनत्व कम होता है, जोवियन ग्रह का इधर का, और इधर का घनत्व ज़्यादा होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व मैंने बताया था 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व था। पृथ्वी का पलायन वेग था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग था। बहुत सारी बातें इनके बारे में की थी। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत परिक्रमा लगाते हैं। अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत परिक्रमा लगाते हैं शुक्र और अरुण। और अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है। ये क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद में मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को चमकीला तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इस सब शुक्र को संज्ञा दी जाती है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध लगाता है, मरकरी कहते हैं जिसको। बुध 88 दिनों में परिक्रमा लगाता है। अब इसके बाद में आपके लिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे हमारे सौर मंडल का आदि तारा या सौर मंडल का पिता, सौर मंडल का आदि तारा या सौर मंडल का पिता किसे कहते हैं? तो सूर्य को। सौर मंडल का आदि तारा या सौर मंडल का पिता किसे कहते हैं? सूर्य को, सन को। तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसको आने में कितना समय लगता है? कई बार ये पूछा गया है। तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड, या लगभग इसको हम ऐसे कह सकते हैं 8 मिनट 16 सेकंड को। 8 मिनट 16 सेकंड ये लिखा हुआ है। इसको हम 8 मिनट 16 सेकंड को 8 गुणित 60 धन 16, 8 छिंके 48, 480 धन 16। अगर जोड़ेंगे तो लगभग इसको हम 500 सेकंड कह सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश आप नोट कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। यह 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। अब चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, और पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो अभी तक ज्ञात कृत्रिम उपग्रह में स्पुतनिक 1957 में रूस ने छोड़ा था। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह 1957 में रूस ने छोड़ा था, जिसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक नाम था, किसने छोड़ा था? रूस ने छोड़ा था।
और इसी के नाम पर रूस ने एक वैक्सीन बनाई है, स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 कह सकते हैं, वी कह सकते हैं इसको। तो रूस ने इसी के नाम पर वैक्सीन का नाम भी रखा स्पुतनिक के नाम पर। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा। रूस ने छोड़ा था 1957, याद करने का एक तरीका, रूस ने 1957 और भारत ने छोड़ा था 1975 में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। क्लियर। अब अगली बात ये आती है कि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में ले रहा है 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में समय कितना लगता है? तो 1.28 सेकंड या 1.30 सेकंड लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य के बारे में एक बात और समझते हैं। सूर्य सौरमंडल का आदि तारा है और सौरमंडल का केंद्र भी कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि साइरस भी एक तारा है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा ब्रह्मांड का? तो आप कहेंगे साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते वक्त वायुमंडल के आवरण के कारण एक पूंछ बनाते हैं, जिनको कहते हैं हम पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा या धूमकेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा या धूमकेतु। पुच्छल तारा या धूमकेतु दो नाम दिए जाते हैं, पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो हेली धूमकेतु ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76, 76। तो हेली पर एक क्वेश्चन बनता है, ये पहले 1986 में देखा गया। अब इसमें 76 जोड़ेंगे तो 12 की 2 हासिल आई 6, 2062 में दिखाई देगा। तो हेली पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, पहले ये 1986 में दिखाई दिया गया, अगले वर्ष ये 2062 में दिखाई देगा। कौन? हेली धूमकेतु। अब बात आती है तारामंडल। तारों का एक विशेष समूह होता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। तारों का एक विशेष समूह होता है जिसको हम क्या कहते हैं? तारामंडल। तो 2 प्रकार के तारामंडल हैं, प्रमुख रूप से फेमस हैं। वैसे तो तारामंडलों की संख्या 89, तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। अगर 89 ऑप्शन में नहीं आया तो 88 करेंगे, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल, ध्रुव तारामंडल। तो तारामंडल तारों का एक विशेष समूह होता है जो अलग से ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनको हम तारामंडल कहते हैं। ज्ञात तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। आप इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं। साइरस के बारे में लिख सकते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हेली धूमकेतु, तारामंडल। इन पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा, लगातार ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हेली धूमकेतु कब दिखाई दिया गया? 1986 में। कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब दिखाई देगा? 2062। तारामंडल कितने हैं? तो 89। साइरस क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? डॉग स्टार क्या है? थोड़ा सा सूर्य के बारे में और पढ़ते हैं। सूर्य केंद्र है, आदि तारा है और सौरमंडल का पिता है सूर्य। सौरमंडल का पिता सूर्य है और सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। सूर्य में क्या होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होते हैं, और हीलियम के नाभिक बनाते हैं। लेकिन इन हाइड्रोजन के नाभिकों का जो द्रव्यमान होता है, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के नाभिक से ज़्यादा होता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध होता है, उसके अनुसार क्या होता है कि ये जो संलयन प्रक्रिया द्वारा जो द्रव्यमान में क्षति होती है,
जो द्रव्यमान में क्षति होती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव्यमान में जो क्षति होती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और सूर्य में 71% 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और शेष 2.5% अन्य गैसें हैं। ये सब सूर्य के बारे में था। और भी सूर्य में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि सौर ज्वाला, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, ये सब क्या होता है। तो ये सब बातें मैं अगले वीडियो में आपको इंक्लूड करूँगा। यहाँ तक कि आप सभी पॉइंटों को नोट कर लें, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।